नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी एमपी से लेकर राजस्थान तक बीजेपी में मची बगावत की। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की नई साजिश की बात करेंगे। महुआ को लेकर बीजेपी के आरोपों की, तेलंगाना को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की, साथ ही जानेंगे कैसे कमलनाथ ने सीएम शिवराज को दिखाया आईना। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बढ़ती महंगाई से परेशान आम जनता की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, कहा आजम परिवार को प्रताड़ित कर रही है भाजपा सरकार, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सपा नेता के साथ। मणिपुर में सांप्रदायिक टकराव का दौर जारी, राज्य में 26 अक्टूबर तक बढ़ाया गया इंटरनेट बैन, पुलिस महानिदेशक ने राज्य की स्थिति पर जताई चिंता। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पर राजनीति तेज, सीएम बघेल ने केंद्र से पूछे सवाल, कहा हमने तो कार्रवाई की, आप क्या कर रहे हैं। दिवाली छठ के मौके पर घर जाने में नहीं होगी परेशानी, रेलवे चला रहा है 283 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का किया ऐलान। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, वैसे ही दोनों राज्यों में बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी में मचे बवाल से पार्टी की हालत खराब बताई जा रही है। तो कैसे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी और शाह के खिलाफ खोला मोर्चा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी में बगावत हो गई। पार्टी ने 21 अक्टूबर को एमपी के लिए 92 और राजस्थान के लिए 83 उम्मीदवार घोषित किए थे और उम्मीदवारों का नाम सामने आने के बाद से ही बगावत हो गई। सबसे पहले तो जबलपुर के प्रांतीय कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव का घेराव कर लिया गया, उनके सुरक्षा कर्मी को पीट दिया गया और आज निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ग्वालियर पूर्व सीट से मुन्ना लाल गोयल की जगह सिंधिया की रिश्तेदार माया सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया, तो गोयल समर्थक सिंधिया के महल जय विलास पैलेस तक पहुंच गए। गोयल के समर्थक सिंधिया की कार के सामने लेट गए। समर्थकों का गुस्सा देख सिंधिया ने आश्वासन दिया कि वो कार्यकर्ताओं की बात हाईकमान तक पहुंचा देंगे। इस बीच मनावर से बीजेपी विधायक रंजना बघेल ने अपना टिकट काटने का आरोप कैलाश विजयवर्गीय पर लगा दिया। कहा बीजेपी ने आदिवासी महिला का अपमान किया। उनके समर्थकों ने विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो भिंड विधायक संजीव सिंह संजू के समर्थकों ने टिकट कटने पर सीएम शिवराज सिंह, नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंक दिया। संजू ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भोपाल, देवास, सीधी में भी बीजेपी नेताओं की बगावत की खबरें हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान के हालात भी बेहद खराब दिख रहे हैं। जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, बूंदी और उदयपुर में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को फिर से भाजपा की उम्मीदवार बनाने के विरोध में कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट कटा तो उनके समर्थकों के निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका, उनके मधुवन कॉलोनी के घर को निशाना बनाया गया। आकिया ने कहा कि पार्टी के पास 2 दिन का वक्त है, अगर टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। सांगनेर, चेमू, उदयपुर, कोटा, अलवर में भी बीजेपी में बगावत के हालात बने हुए हैं। एमपी और राजस्थान की बगावत ने मोदी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। इधर 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर भी मोदी सरकार मुश्किल में है। 2024 में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी अलग अलग हथकंडे अपना रही है। अपना प्रचार कराने के लिए उसने पहले देश के शूरवीरों को चुना, अब उसके निशाने पर देश का एक विभाग और आ गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 में सत्ता की लड़ाई कितनी मुश्किल है, ये बीजेपी को बहुत पहले ही समझ आ चुका है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को सेना के जरिए लोगों में प्रचार करने पर मजबूर है। इतना ही नहीं, अब बड़े सरकारी अधिकारी भी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करते नजर आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई, कांग्रेस की तरफ से सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार के लिए सरकार की सभी एजेंसियां, संस्थान, हथियार, विंग और विभाग अब आधिकारिक तौर पर प्रचारक हैं। हमारे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के मद्देनजर ये जरूरी है कि उन आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए जो नौकरशाही और हमारे सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देंगे। अपने ट्वीट के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो पत्र भी पोस्ट किया जो उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है। खड़गे ने कहा,
मोदी सरकार हमेशा सिर्फ प्रचार में ही लगी रहती है। जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है तब उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अफसर अब उनकी सरकार के प्रचार के लिए रथ प्रभारी बनेंगे। अब वो सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा निकालेंगे। इससे पहले फौजियों को भी आदेश दे दिया कि जब वो छुट्टी पर घर आएं तो सरकारी योजनाओं का प्रचार करें। जो हमारे जांबाज फौजी अपने घर जाते हैं तो परिवार के साथ रहते हैं, आराम करते हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। सरकारी अफसरों का काम रथ यात्रा निकालना नहीं है, फौजी का काम सरकार का प्रचार करना नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अफसरों और फौजियों का इस तरह से कोई सरकार प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए फौजियों और अफसरों का इस्तेमाल मत कीजिए। भाजपा ये सब करवा कर देश को कमजोर कर रही है, लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म कर रही है। सत्ता की इस लड़ाई में कांग्रेस भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। इधर महुआ भी बीजेपी के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं है। महुआ ने अपने तेवरों और इरादों से साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी हैं। तो कैसे अपने ही जाल में फंस रही है बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में सवाल पूछने के आरोपों का सामना कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि सदन में हम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जब भी कोई हमारे पास सवाल होता है तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। अधीर रंजन ने सांसद महुआ मोइत्रा के मामले की जांच करने को गठित एथिक्स कमेटी को लेकर के भी सवाल उठाएं। उन्होंने कहा कि इस मामले में इतनी तत्परता दिखाई और एथिक्स कमेटी बनाकर के जांच शुरू करने का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा। सदन के अंदर हर सदस्य को बोलने का अधिकार है। सरकार राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार एक खास उद्योगपति को बचाने की इतनी उत्सुक है कि अगर कोई उसके खिलाफ सवाल पूछता है तो वह देश का दुश्मन बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि एक उद्योगपति के खिलाफ आवाज उठाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले सदस्यों को लेकर कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सरकार के नुमाइंदे जो बात कर रहे हैं उनके साथ तो सीबीआई, ईडी जैसी तमाम एजेंसियां हैं, इन सभी को तैनात कर दीजिए। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने लोकसभा सदस्य ओम बिरला, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और अपने राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को पत्र लिख करके इन आरोपों की जांच की मांग की थी, जिसके बाद से महुआ की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लेकिन मोइत्रा लगातार बीजेपी को बराबर का जवाब दे रही हैं, जिससे बीजेपी घिरती हुई दिख रही है। कांग्रेस भी महुआ की इस जंग में उसके साथ है, जिससे बीजेपी दबाव में है। दबाव में तो तेलंगाना बीजेपी भी है। आज तेलंगाना को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। तो कौन से दिग्गजों पर बीजेपी ने लगाया दांव, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावी तैयारियों के मामले में तेलंगाना में पिछड़ती दिखाई दे रही है बीजेपी ने आज 52 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और बीजेपी की सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम पार्टी विधायक टी राजा सिंह का दिखाई दे रहा है। टी राजा सिंह को बीजेपी ने पैगंबर साहब पर की गई टिप्पणी के चलते निलंबित कर दिया था, लेकिन चुनाव में ध्रुवीकरण के सहारे वोट हासिल करने की बीजेपी की रणनीति ने टी राजा सिंह का सिर्फ निलंबन ही रद्द नहीं कराया, बल्कि उन्हें टिकट भी दे दिया गया है। टी राजा सिंह को गौश महल सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार समेत अपने 3 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया है। करीमनगर से सांसद बंदी संजय कुमार को करीमनगर विधानसभा क्षेत्र से, निजामाबाद के सांसद अरविंद धर्मपुरी को कुराटला विधानसभा क्षेत्र से और आदिलाबाद के सांसद स्वयं बाबू राव को बोआत विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं बीआरएस पार्टी से बीजेपी में आए पूर्व मंत्री इटाला राजेंद्र को हुजूराबाद से टिकट दिया गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश में चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद राजेंद्र ने इस सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। बीजेपी की सूची में 12 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तेलंगाना में सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी होने के नाते अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। इधर एमपी में बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और शिवराज के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आज फिर कमलनाथ ने अपने भाषण में शिवराज की धज्जियां उड़ा दी। तो क्या कहा कमलनाथ ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सियासी पारा गरमाया हुआ है।
बीजेपी और कांग्रेस मैदान में आमने सामने हैं, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। बीजेपी को कांग्रेस लगातार राज्य में घेर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सिवनी के गोपालगंज में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं और वो अब तक 22,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं। शिवराज सिंह से इस चुनावी दौर में कुछ भी घोषणा करवाई जा रही है। आगे और क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, देखते हैं इस वीडियो में। शिवराज सिंह जी आएंगे, घोषणा करें। 22,000 घोषणाएं करी हैं। आजकल तो उनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। जो झूठ बुलवाना बुलवा लो, जहां नदी भी ना हो वहां पुल की घोषणा कर देंगे ये आपको। ये शिवराज सिंह जी का 18 साल का रिकॉर्ड है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? इसका जवाब दे दीजिए। महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट करी। शिवराज सिंह जी आपने यही दिया है। कमलनाथ ने आगे बीजेपी पर हमला करते हुए शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि वो सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं कि 18 साल के शासन में उन्होंने मध्य प्रदेश को क्या दिया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इतने सालों में राज्य को सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दिया है। अब देखना होगा कमलनाथ के इस बयान पर शिवराज का क्या पलटवार होता है। कमलनाथ के इस बयान से शिवराज खेमे की चिंता और बढ़ गई है। चिंता तो गजा को लेकर भी बढ़ती जा रही है। इजराइल और हमास की जंग को आज 16 दिन हो चुके हैं। इस जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा फिलिस्तीन को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है। आज उसने वेस्ट बैंक के जेनिन अल अंसार मस्जिद के एक अंडरग्राउंड इमारत को निशाना बनाया। तो कैसे गजा में है ताजा हालात, देखते हैं ये रिपोर्ट। गजा को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। वहां आम जरूरतों की चीजों की कमी हो गई है। यहां तक कि पीने के पानी की भी किल्लत अभी दिखाई दे रही है। मिस्र गजा राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोले जाने के बाद से गजा में राहत सामग्री पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन यहां के हालात बेहद खराब बने हुए हैं, क्योंकि इजरायली सेना का निशाना पहले अस्पताल बने, फिर 900 साल पुराना चर्च। वैसे इजराइल अस्पताल से हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है। दूसरी ओर अब इजराइल ने वेस्ट बैंक में बनी मस्जिद को भी निशाना बनाया है। मस्जिद में कई लोगों ने शरण ले रखी थी। ऐसे में जान माल के बड़े नुकसान की खबर से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे इजराइल का दावा है कि हमास के कमांडर सेंटर के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। इजराइल ने वेस्ट बैंक में जेनिन के रिफ्यूजी कैंप को भी निशाना बनाया है। रविवार को इजराइल ने नॉर्थ गजा में अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए हैं। इन पर्चों में लोगों को उत्तरी गजा खाली करने की चेतावनी दी गई है। इजरायली सेना ने लोगों से कहा है कि अगर इलाका खाली नहीं किया तो उन्हें भी आतंकी संगठन हमास का साथी समझा जाएगा। इस बीच सऊदी अरब ने पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए कहा कि जब हमास ने इजराइल को निशाना बनाया था तो उनकी ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन अब इजराइल